हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे हम रेगुलरली अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आज हम अपने कंप्यूटर के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो दो बेसिक एक्सेस मेथड है किसी चीज़ को एक्सेस करने का, जो हमारा रिकॉर्ड हो गया या फिर कोई हमारा डाटा हो गया, उसको एक्सेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखा है सीक्वेंशियल एंड रैंडम, सेकंड लिखा है सीक्वेंशियल एंड इंडेक्स, थर्ड लिखा है डायरेक्ट एंड इमीडिएट, और फोर्थ लिखा है ऑनलाइन एंड रियल टाइम। तो हमने ये पहले भी देखा था, जब भी हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं या फिर किसी मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा या रिकॉर्ड होता है उसको एक्सेस करते हैं, तो हम दो तरीके से करते हैं। वो कौन से थे? हमारे सीक्वेंशियल और हमारे रैंडम। तो हमने दो एक्सेस मेथड हैं जो हमने पहले भी देखे थे। हम इसमें बेसिकली हमने डिफरेंस पहले नहीं देखा था, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हमारा होता क्या है कि जो हमारी सीक्वेंशियल मेमोरी है उसका मेन काम क्या होता है? सीक्वेंशियल मेमोरी में क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? एक सीक्वेंस की फॉर्म में एक्सेस होता है। और ये सीक्वेंशियल जो हमारी मेमोरी है, इसके अंदर एग्जांपल की बार पूछ लेते हैं कि जो हमारा डिस्क डिस्क फाइल के अंदर डाटा होता है, ठीक है, एक एग्जांपल पूछा होता है कि डाटा इन अ डिस्क फाइल, ठीक है, ये किस तरीके से एक्सेस होता है? अगर हमने इसको सीक्वेंस में रखा होगा तो वो सीक्वेंशली एक्सेस होगा। इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का पूछा जाता है कि जो हमारी मेमोरी एरे है वो किस तरीके से एक्सेस होती है। तो जो हमारी मेमोरी एरे आता है, मेमोरी एरे भी किस तरीके से डाटा उसमें एक्सेस होता है, इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस में वो डाटा एक्सेस होता है। अब मेमोरी एरे का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसे एक मेमोरी है और उस मेमोरी के अंदर मैंने डाटा इंसर्ट किया, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने यहाँ से मेमोरी में डाटा इंसर्ट करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 ऐसे करके 6 तक मैंने क्या किया, डाटा इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे मान लो नंबर 4 को एक्सेस करना होगा, तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे जाऊंगा, तब मुझे ये मेमोरी मिलेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सीक्वेंस में मेमोरी को एक्सेस करना। कि मैं डायरेक्टली 4 पे जंप नहीं कर सकता, जैसे हम दूसरा पढ़ेंगे रैंडम। रैंडम में क्या होगा कि डायरेक्टली हम सिंपल सीधे 4 पे जाएंगे, बाकी ये जो 3 स्टेप हैं, मतलब 1 2 3 पे जंप करना, वो हम स्किप कर देंगे, डायरेक्टली हम 4 पे जंप कर जाएंगे। पर जब हम बात करते हैं सीक्वेंस में, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट पे जाएंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे हमें हमारा जो डाटा है, रिक्वायर्ड डाटा, वो मिल जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, फर्दर सीपीयू को सेंड कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस में डाटा। और इसका जो एग्जांपल है काफी बार पूछा होता है, एक तो मेमोरी एरे का पूछा जाता है और एक हमारा पूछा जाता है हमारा मैग्नेटिक टेप का। कि जो हमारी मैग्नेटिक टेप है वो किस टाइप की, जो उसमें जो एक्सेस होता है डाटा, वो किस टाइप में आता है, सीक्वेंस में आता है कि हमारा रैंडम में आता है? तो उस टाइम पे भी आंसर क्या होता है हमारा? सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। वो भी सीक्वेंशियल एक्सेस होता है हमारा जब हम मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम रैंडम की बात करें, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अगर हम रैंडम की बात करें तो रैंडम में हमने एक क्या चीज़ देखी थी? एक तो हमने रैंडम पढ़ा था, इसके साथ मैंने इसको क्या बोला था, ये हमारा डायरेक्ट एक्सेस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस ऑफ मेमोरी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी मुझे डाटा चाहिए होता है उस पर हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, अलो करता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, अलो अलोज करता है यूजर टू जंप directly to the desired desired data without having to follow a path from the beginning beginning। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस। इसमें देखो क्या बोला था मैंने, कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जहाँ पे मुझे जंप करना होता है, जिस लोकेशन में मुझे जंप करना होता है वहां पे हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। और जो भी पाथ दिया होता है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मुझे बिगिनिंग से उस पाथ को फॉलो नहीं करना पड़ता है ना, विदाउट हैविंग टू फॉलो अ पाथ फ्रॉम द बिगिनिंग। बस वही चीज मैंने बोली थी। जैसे हमने सीक्वेंस में देखा था कि मैंने अगर यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट किया है, मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके डाटा इंसर्ट किया है, अगर मैं सीक्वेंस में जाता तो सीक्वेंस में क्या होता, सबसे पहले पे जाना पड़ता, फिर दूसरे पे जाना पड़ता, और मान लो मुझे तीसरा डाटा एक्सेस करना है तो मुझे फिर ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक स्टेप चला, हम फिर सेकंड स्टेप चले, फिर थर्ड स्टेप में मुझे जाके मेरा डाटा मिला।
पर अगर रैंडम में बात करें तो रैंडमली डायरेक्टली क्या होगा, मैं थर्ड पे ही जंप करूंगा डायरेक्टली, कि मुझे जो डाटा चाहिए मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा डायरेक्टली और मुझे वहाँ पे वो मतलब जो डाटा है वो मुझे मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस बोलते हैं। और ये सारा का सारा कौन यूज़ करता है, जो हमारा रैंडम एक्सेस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, जहाँ पे मुझे डाटा काफ़ी फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, ठीक है, या फिर सिंपली बोलूँ कि जो मुझे डाटा है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट चाहिए होगा, मतलब काफ़ी जल्दी चाहिए होगा बेसिकली, या फिर जो डाटा है वो मुझे बहुत क्विक चाहिए होगा। सिंपली जिसको फ्रीक्वेंटली समझ नहीं आता वो क्विकली समझ आते हैं कि मुझे डाटा जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। और ये डाटा सबसे ज़्यादा जल्दी किसको चाहिए होता है, एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होता है, और साथ ही साथ और किसको चाहिए होता है, हमारा डाटाबेस को, है ना। तो ये दो एग्जांपल की तरह पूछे जाते हैं, जो हमारा डाटाबेस हो गया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें जो एक्सेस है, जो मतलब मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उनको कौन सा तरीका यूज़ करते हैं मेनली सबसे ज़्यादा, वो रैंडम या फिर डायरेक्ट एक्सेस मेथड बोलते हैं उसको। तो एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको क्या कर लेना, एक बार नोट कर लेना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कमांड होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड या फिर रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। यहाँ सिंपल बोला है कि मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे मैं कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करूंगा। फर्स्ट लिखा है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट, सेकंड लिखा है कंट्रोल अल्ट प्लस टैब, थर्ड लिखा है हमारे पास कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट, और फोर्थ लिखा है हमारे पास कंट्रोल प्लस डिलीट। तो यार हाँ, जब भी हम कंप्यूटर को मुझे रीस्टार्ट करना हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट कमांड का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स आते हैं, है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट अगर हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात करें, ठीक है, पहले तो हमने काफ़ी तीन चार तो पहले देख ली जो बेसिक है सारी, ठीक है, जैसे कंट्रोल प्लस ए आता है। कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, सेलेक्ट करता है जितने भी, सेलेक्ट ऑल बेसिकली इसको बोलते हैं, जितने भी कंटेंट होता है सभी को सेलेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे कंट्रोल प्लस सी आता है, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है किसी भी टेक्स्ट को। इसके अलावा हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस एन, अगर हम एम एस वर्ड में बात करें तो ये क्या करता है, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एन का। इसके अलावा हमने कंट्रोल ए देख लिया, कंट्रोल जेड क्या करता है, कंट्रोल जेड करता है हमारा अंडू, ठीक है, अंडू करता है एक्शंस को। कि मान लो कि मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया है, जो अभी यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक्शन लिखा है, मुझे मतलब इस एक्शन को क्या करना है, रिवर्ट बैक करना है, तो मैं क्या यूज़ करूंगा, अंडू। यहाँ पे देखो ये क्या रहा है, रिवर्ट बैक हो रहा है, तो इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, अंडू बोलते हैं। और एक आता है रीडू, ठीक है, कंट्रोल वाई आता है उसका, कंट्रोल वाई करता है हमारा रीडू, ठीक है। अंडू का जस्ट ये उल्टा होता है कि मुझे कोई एक्शंस को दोबारा से परफॉर्म करना है या फिर उसको रीडस करना है, बेसिकली सिंपल मैं बोल लूँ। इसके अलावा आता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, कंट्रोल प्लस डी क्या करता है, जो भी मेरे पास पहले तो सिलेक्ट करता है किसी भी जो भी हमारे पास जो सिलेक्टेड आइटम है, ठीक है, सिलेक्टेड आइटम को ये क्या करेगा, बेसिकली डिलीट करेगा। कंट्रोल प्लस डिलीट ये करता है डी, जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसको डिलीट करेगा और कहाँ भेज देगा, और उसको एंड मूव्स टू रिसाइकल बिन, है ना, मूव्स टू रिसाइकल बिन, बेसिकली वो क्या करेगा, उसको रिसाइकल बिन में भेज देगा। तो ये हमारे पास जो भी कंट्रोल के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट आती हैं वो सारी की सारी ये हैं। और इसके अलावा और दो तीन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे अल्ट प्लस टैब आता है। अल्ट प्लस टैब हम क्यों यूज़ करते हैं, जब मुझे किसी दो एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना होता है, ठीक है। मान लो एक तरफ मैंने क्या किया है, एक तरफ मैंने वर्ड ओपन किया और दूसरी तरफ मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है। अब मुझे इन दोनों के बीच में स्विच करना है, मान लो अभी मुझे वर्ड ओपन करना है, अब मुझे पावर पॉइंट ओपन करना है, तो उस टाइम पे मैं स्विचिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करूंगा, अल्ट प्लस टैब का। तो वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्ट प्लस टैब का दिया जाता है कि कौन सी ऐसी कमांड है जो करती है स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, ओपन एप्लीकेशंस के बीच में स्विचिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड आती है। तब एग्जाम में ये ऑप्शन दिया जाता है अल्ट प्लस हमारा टैब का। तो ये भी हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा जैसे हमारा आ गया, एक और चीज़ आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसी के रिगार्डिंग है वो भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको रेज करके। एक और कमांड आती है, जैसे हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब तब यूज़ किया जाता है, मान लो मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, चाहे वो वेब ब्राउज़र है या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर, मेरा कोई प्रोग्राम है, उसमें मुझे क्या है, मल्टीपल टैब्स ओपन करनी है। फॉर एग्जांपल आ गया, अगर मैं एम एस वर्ड की बात कर लूँ, क्योंकि ये उन दोनों जगह पे अप्लाई होता है, या फिर मैं मान लेते हैं क्रोम की बात कर लेता हूँ, ठीक है, अब ये मेरे पास क्रोम आ गया और ये एक ही आ गया।
अब यहाँ पे क्या होता है एमएस वर्ड में, मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट 1 ओपन किया है और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट 2 ओपन है। मान लो मैंने एक ही टाइम पे दो डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं, और क्रोम में भी मैंने एक टैब ओपन की है और यहाँ पे मैंने सेकंड टैब भी ओपन की है। अब मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट 1 से डॉक्यूमेंट 2 पे शिफ्ट होना है, या फिर डॉक्यूमेंट वाइस वर्सा कि डॉक्यूमेंट 2 से मुझे डॉक्यूमेंट 1 पे शिफ्ट होना है। अगर हम क्रोम की बात करें तो टैब 1 से टैब 2 या फिर टैब 2 से टैब 1 में शिफ्ट होना है। तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग है। मान लो मेरे पास दो ही टैब है, तो उस टाइम पे हम कमांड क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब का। ठीक है, यहाँ पे ये टैब है, टी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये टैब है, TAB। तो हम ये क्या कमांड यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस टैब से मुझे एक ही, मतलब यहाँ पे देखो प्रोग्राम मेरे पास एक ही है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिंगल एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम कौन सा है, मेरा एमएस वर्ड है। और एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंदर पास दो फाइल्स ओपन है और मुझे उन दोनों में आपस में स्विच करना है, तब मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस टैब का। पर जब मुझे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक एक जगह एमएस वर्ड ओपन था, दूसरी जगह मेरे पास क्या था, पावर पॉइंट था ना, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, एक एमएस वर्ड था, दूसरी जगह मेरे पास क्या, पावर पॉइंट ओपन है। अब मुझे इन दोनों प्रोग्राम्स के बीच में स्विच करना है, तब मैं यूज करूंगा अल्ट प्लस टैब का। तो एग्जाम में ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। अल्ट प्लस टैब होता है जब हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करना होता है, पर जब कंट्रोल प्लस टैब यूज करते हैं, इसका मतलब है कि जिस, मतलब प्रोग्राम तो एक ही ओपन होगा, उस प्रोग्राम में हमने मल्टीपल चीजें ओपन की होंगी, अब उन दोनों में स्विच करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस टैब का। तो ये क्या हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था कि हमें अगर स्टार्ट मेन्यू ओपन करना था तो कौन सी शॉर्टकट कमांड आती है। इसमें आता है कंट्रोल प्लस एस्केप, या फिर हमारी जो विंडोज की होती है, विंडोज की। तो ये दोनों की दोनों हमारी की यूज की थी जब मुझे कोई स्टार्ट करना है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है, तब मैं यूज करता हूँ इसको। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एस्केप कमांड यूज करते हैं, या फिर विंडोज प्लस की का हम यूज करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट करके रख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया, when there is little or no exchange of information within an organization information system, we say that the system are। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेसिकली, उसमें या तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है। तो इस टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बस वही चीज पूछी थी। तो आज ना जो भी इस टाइप के सिस्टम होते हैं जिसमें बिल्कुल लिटिल सी इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं हो रही है, तो उनको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। अब बच्चे काफी बार कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो, या बस यहाँ पे आपको कंसेप्ट देखो कि कंसेप्ट क्या हो रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट हो जाता है कई बार। अब बेसिकली सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम होगा उसमें एक मेन सेंटर सिस्टम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन सेंटर है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिस्टम जो भी हैं इसके साथ क्या करें, बेसिकली काम करवा रहे हैं। तो ये मेरा क्या आएगा, मेन सर्वर आ गया, और बाकी सारे के सारे आगे क्लाइंट आ गए। या फिर इसको अगर वैसे दूसरे टाइप में बोले तो ये मेरा आ गया मास्टर आ गया, बाकी सारे के सारे क्या आ गए, स्लेव आ गए। ठीक है, की जगह जैसे ये आ गया, यहाँ पे सर्वर को लिख देता हूँ, सर्वर को की जगह लिखा होता है मास्टर, और जो हमारे क्लाइंट आते हैं इनको की जगह लिखा होता है स्लेव। और ये आ गया हमारा सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, अब यहाँ पे से होगा तो सेम टू सेम ऐसा ही, यहाँ पे सेंटर में एक सर्वर आ गया और इस सर्वर का दूसरे सर्वर के साथ भी लिंक होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे देखो इस सेंट्रलाइज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो पर्सन है या फिर एक ही जो सिस्टम है वही सारी की सारी चीजें डील करेगा। पर डिसेंट्रलाइज में क्या है, देखो यहाँ पे सर्वर 1 है और सर्वर यहाँ पे 2 है। अब इन इन दोनों के बीच में क्या है, वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब यहाँ पे जो डाटा है वो सेंट्रलाइज नहीं रहा। ठीक है, मान लो कि कुछ डाटा मेरा इस सर्वर के में पड़ा है, सर्वर 1 में, और कुछ डाटा मेरा सर्वर 2 में पड़ा है। ये इस टाइप पे क्या हो, इस जो हमारा मतलब इस टाइम में जो हमारे सिस्टम है वो किस तरीके के बन जाते हैं, डिसेंट्रलाइज बन जाते हैं। पर जब हम सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो जितना भी टोटल जितना भी डाटा होगा वो किसके पास होगा, मेरे सिंगल एक सर्वर के पास ही होगा। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में बेसिकली डिफरेंस। अगर हम अगर हम थ्योरी की कंसेप्ट में देख लेते हैं इसको, और एग्जाम में थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं इसके सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि, एक सेकंड, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो हमारे सेंट्रलाइज होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम टॉप डाउन कम्युनिकेशन स्टाइल बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन कम्युनिकेशन स्टाइल बोलते हैं इसको।
ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दिया था, कम्युनिकेशन है ये हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल। पर जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ये क्या होता है हमारा, इसमें हम सेंट्रलाइज नहीं बोलते हैं, बस इस चीज़ को रखना, इसको हम सेंट्रलाइज नहीं बोलते हैं। और ये क्या होता है, हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। ठीक है, इसको सिंपली लिख देता हूँ मैं, मोर देन टू वे कम्युनिकेशन स्टाइल। अब इसका मतलब क्या था, जैसे हमने वो डायग्राम देखी थी, अब डायग्राम में वहां पे थे दो थे, है ना, दो मैंने उसमें डिवाइड कर दिया था कि दो मेरे पास क्या मेन सर्वर है। अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बेसिकली क्या होता है, कम से कम दो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तो जितने मर्जी हो सकते हैं, मतलब मोर देन टू। तो वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं, हमारे डिसेंट्रलाइज में चले जाते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कि जो हमारा सेंट्रलाइज है, इसमें जो डाटाबेस है वो कौन मैनेज करता है। तो सेंट्रलाइज में जो डाटाबेस है, ठीक है, सिंपल इतना डाटाबेस वो टोटली कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम कंट्रोल करता है। पर इसमें क्या होता है, जो डाटाबेस होता है, जो भी इसका जो डाटाबेस होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, डाटाबेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब कुछ डाटा एक सर्वर में पड़ा होगा, कुछ डाटा दूसरे सर्वर में पड़ा होगा। पर इसमें क्या होगा, सारा का सारा डाटा, ओल्ड डाटा इसी के पास पड़ा होगा, इसी के डाटाबेस के पास पड़ा होगा। तो ये तो दो चीज यहाँ जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। अब जो एग्जाम्पल डायरेक्टली आएगा डाटाबेस से रिलेटेड या फिर सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज का, एक तो ये आ सकता है टॉप डाउन, और या फिर दूसरे का उसमें टू वे स्टाइल कम्युनिकेशन आती है, या फिर टॉप डाउन कम्युनिकेशन चलती है। और जो एग्जामिनर काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो हमारी ब्लॉकचेन वगैरह आती हैं, ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देखें तो जो हमारा सेंट्रलाइज्ड आता है, ठीक है, जो इतने हमारे बैंक वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या हमारे सेंट्रलाइज्ड नहीं है, गवर्नमेंट बैंक है ना। जितने हमारे पास, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो सारे के सारे क्या हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है। पर जो हमारा, जो हम बोलते हैं ना करेंसी वगैरह, ठीक है, ब्लॉकचेन वगैरह टेक्नोलॉजी आ गया, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ये देता हूँ, जो हमारी ब्लॉकचेन आती है, ठीक है, जब बेसिकली हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो वो उस टाइम पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे होते हैं। कि जो हमारी उस टाइम पे जो एक्चुअल में सिस्टम काम कर रहा होता है उसके पीछे, वो किस तरीके का होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। पर सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, कि जो हमारे बैंकिंग वगैरह जितनी भी है वो सारी की सारी क्या सेंट्रलाइज है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जब चाहे देख सकती है कि किसके अकाउंट में कितने मतलब अमाउंट है, कितना क्या है, समथिंग जो भी है। पर डिसेंट्रलाइज का गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि जो जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह होगा वो क्या होगा, मल्टीपल सर्वर्स में पड़ा होगा। ब्लॉकचेन में ये होता है ना कि मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट होके ही आपके जो अमाउंट वगैरह आता है उसको क्या कहते हैं, संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ब्लॉकचेन में क्या होगा, किसी एक पर्सन ए ने किसी बी पर्सन को कुछ अमाउंट सेंड किया, तो वो एक पे अपडेट नहीं होगा, वो सभी के साथ अपडेट होगा। ठीक है, मान लो कि अगर वो इसने बी को सेंड किया, तो इसके जो डाटाबेस है उसमें भी चेंज होगा, और जो इसके साथ कोई और लिंक होगा उसके डाटाबेस में भी वो रजिस्ट्री चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसे करके वो डिसेंट्रलाइज है, तो ऐसे करके वो काम करता है। तो सेंट्रलाइज में क्या होगा, कि सिंपली जो एक बैंक है, अगर उसमें कुछ अपडेट हुआ, वो डायरेक्टली वो क्या होगा, सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML, coding fill in the blank is used as backend and fill in the blank work as front end। यहाँ पे बोला, जब हम HTML में कोडिंग करते हैं या फिर कोई प्रोग्राम लिखते हैं HTML में, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, और एज अ बैकएंड, तो बैकएंड में हम क्या यूज करते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक वर्क्स एज फ्रंट एंड। बेसिकली पूछा है कि बैकएंड के लिए हम क्या यूज करते हैं और फ्रंट एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो बैकएंड मतलब जहाँ पे हम एक्चुअल में कोड करते हैं, तो कोड हम कहाँ करते हैं, नोट पैड पे कोड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड में कोई राइट आंसर हो सकता है, तो सेकंड लिखा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा है नोटपैड और इंटरनेट एक्सप्लोरर, और सेकंड लिखा है नोटपैड एंड MSN मैसेंजर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही होगा। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हम कोडिंग कहाँ करते हैं, हम कोड करते हैं नोटपैड के ऊपर। ठीक है, नोटपैड के ऊपर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा HTML का कोड है वो हम कहाँ लिखते हैं, नोटपैड के ऊपर। तो ये एज ए किस तरीके का काम कर रहा होता है, मेरा बैक एंड का। ठीक है, यूजर को पता नहीं होता कि इसके पीछे मतलब इसमें ये पीछे कोड चल रहा है। पर फ्रंट एंड में सारे देख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक वेब साइट ओपन करी, तो वेबसाइट मेरी ओपन हम कहाँ करते हैं, किसी वेब ब्राउजर पे। ठीक है, अब वेब ब्राउजर का एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या देखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, मतलब सिंपली मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई साइट ओपन करी, तो साइट का कोड, जो बैकएंड का कोड होगा, वो कहाँ, मेरे ब्राउजर के ऊपर आएगा। और ब्राउजर के ऊपर मुझे क्या दिखेगी, वो पूरी की पूरी वेबसाइट दिखेगी, है ना। तो बस वही चीज़ है
अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब कि जो यूज़र देख रहा है उसको, ठीक है, जो नॉर्मल यूज़र है वो उसको देख रहा है। और बैक एंड का मतलब कि जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, बैक एंड पे कोडिंग कर रहे हैं उस चीज़ की, कि वो यूज़र को कैसे डिस्प्ले होगा, कितने अच्छे तरीके से यूज़र को विजिबल होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, बैक एंड में होती है। और फ्रंट एंड पे क्या, जो यूज़र को एक्चुअल में दिखता है। तो बस वही चीज़ पूछी थी, एचटीएमएल कोडिंग हम कहाँ करते हैं, बैक एंड में। और बैक एंड के लिए क्या यूज़ करेंगे, नोटपैड या फिर कोई भी हमारा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। और जो हमारा फ्रंट एंड है जहाँ पे एक्चुअल में वो चीज़ डिस्प्ले होगी, तो डिस्प्ले कहाँ होगी, किसी भी ब्राउजर के ऊपर, क्योंकि एचटीएमएल लैंग्वेज एक्चुअल में समझता कौन है, हमारा ब्राउजर ही समझता है ना। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की यहाँ पे एक ब्राउजर का एग्जाम्पल है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की बजाय यहाँ पे अगर क्रोम भी दे रखा होता, ठीक है, क्रोम हो गया या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ब्राउजर के नेम है। तो उस टाइम पे वो भी हमारा क्या होता है, राइट आंसर होता। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर यहाँ पे देखो, अगर हम कुछ और चीज़ देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट में, जैसे यहाँ पे दे रखा था एमएसएन मैसेंजर दे रखा था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक मैसेंजर दे रखा था। तो एमएसएन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तो ये यूज़ नहीं होता है वैसे। जो एमएसएन जो हमारा मैसेंजर है अभी ये यूज़ नहीं होता है। पर इसको, जो एमएसएन जब स्टार्टिंग में बना था तो ये क्या करता था, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, आपके पास इंस्टा का अकाउंट है, ठीक है, या फिर आपके पास किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी का अकाउंट है, या फिर किसी भी, मान लो कोई जीमेल का आ गया, ठीक है, जीमेल का अकाउंट है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इन सभी को एमएसएन मैसेंजर क्या करता है, एक तरीके से इन सभी के मैसेज, अगर आपने क्या किया, एमएसएन मैसेंजर में अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन कर दी, इंस्टा की आईडी लॉगिन कर दी, जीमेल की आईडी लॉगिन कर दी, तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके मैसेज वगैरह होंगे आपको सिंपली एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है, एमएसएन मैसेंजर में वो सारे के सारे मैसेज मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपको, एक तरह के मैसेजिंग क्लाइंट का काम करता है ये बेसिकली, ठीक है, जो हमारा एमएसएन है ये हमारा एक मैसेजिंग क्लाइंट का काम करता है, ठीक है, सिंपली सिंपल बोल दो, एक हमारा मैसेजिंग, एक जो क्लाइंट होते हैं उनकी तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब बाद में जो हमारे ओल्ड सिस्टम थे उसमें तो एमएसएन मैसेंजर बोलते थे, पर इसको बाद में रीब्रांड कर दिया था। और आजकल हम देखेंगे, अब मे बी मेरे हिसाब से अब ये बंद हो गया है, 2012-13 के बाद ये बंद हो गया है। आजकल इसको हम क्या बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या नाम से चलता था, ये विंडोज लाइव मैसेंजर, मे भी कई लोगों ने नाम सुना होगा विंडोज लाइव मैनेजर का। एमएसएन मैसेंजर तो मे भी नहीं सुना होगा, पर विंडोज लाइव मैनेजर सुना होगा, मैसेंजर सुना होगा बेसिकली। तो इसको रीब्रांड कर दिया गया था, ठीक है। अब मे बी अब 2013 के बाद से ये क्या हुआ, अब ये बंद हो गया है, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना। पर जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि 2013 के बाद ये क्या डिसकंटिन्यू कर दिया था, हमारे इसने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, हाउ कैन द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम आर अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि यूजर को कैसे पता लगेगा कि कौन से प्रोग्राम उसके कंप्यूटर के अंदर हैं। सिंपली ये तो हमें पता है कि अगर मुझे सारे के सारे प्रोग्राम देखने हैं तो मैं क्या करूँगा, अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की उसमें जाऊँगा, लिस्ट में जाऊँगा, वहाँ पे सिंपली देखूंगा ऑल प्रोग्राम, कि मेरे सारे के सारे प्रोग्राम बताओ कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लिखा है चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टी, नहीं, यहाँ पे हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड लिखा है व्यूइंग द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस, अब बूट प्रोसेस में तो प्रोग्राम हम देखते ही नहीं है, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस ही अलग है। थर्ड आ गया चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या थर्ड हमारा राइट आंसर है, ठीक है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम देखेंगे बेसिकली जाके कि लिस्ट ऑफ प्रोग्राम कौन से इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस हमारे पास अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर विंडोज़ है, ठीक है, या फिर सिंपल बोले कि मेरे पास विंडोज़ इंस्टॉल है या फिर लिनक्स इंस्टॉल्ड है। अब विंडोज़ और लिनक्स में दोनों में दोनों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोनों में जो फाइल या फिर प्रोग्राम है कौन कौन से हैं, फाइल को प्रोग्राम को चेक करने के जो भी तरीके हैं वो दोनों में अलग अलग है। तो सिंपल यहाँ पे बोलने का मतलब है, अगर मैं विंडोज़ में देखूंगा तो विंडोज़ में मुझे देखना पड़ेगा कि विंडोज़ में कौन कौन से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे, कि कौन कौन से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है। और अगर लिनक्स में देखूँ तो लिनक्स में मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से उस टाइम पे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में बस तरीके अलग हैं कि प्रोग्राम को चेक करने के। पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर क्या, अगर नॉर्मल यूजर को देखना है तो सिंपली वो जिस जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देख रहा है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑल प्रोग्राम या फिर लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स के, वहाँ पे वो जाके चेक कर सकता है कि कौन कौन से प्रोग्राम उसके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया,
which process check to ensure component of the computer and operating connected properly। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे सिंपली देखो क्या बोला था कि ऐसा कौन सा बेसिकली प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सिस्टम वगैरह हैं वो, या फिर जितने भी कंपोनेंट वगैरह हैं कंप्यूटर में, वो सारे के सारे कनेक्टेड ही हमारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर कनेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं। बस उस चीज़ को पूछा है वो कौन सा प्रोग्राम हमारा चेक करता है। तो ये कब होता है हमारा बूटिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग ये सारा का सारा होता है। ठीक है, तो बूटिंग के टाइम पे क्या एक परफॉर्म होता है पोस्ट टेस्ट, इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के टाइम पे क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक होती हैं। अब इसमें प्रॉपरली मान लो कि मेरे पास क्या है, मान लो कि मेरे मदरबोर्ड में, एग्जांपल लेने के लिए समझ लेते हैं, मान लो मेरे मदरबोर्ड में क्या है, कुछ खराबी आ गई है। ठीक है, तो खराबी आ गई तो वो खराबी पता कैसे लगेगी। ठीक है, ठीक है, या फिर खराबी आ गई है, सिंपल बोल दो कि कोई माल फंक्शन आ गया है, मॉल फंक्शन आ गया है, तो ये मुझे पता कब लगेगी, ये ड्यूरिंग बूटिंग के टाइम पे क्या होगा, बूटिंग के टाइम पे क्या करेगा, जब मेरा पोस्ट टेस्ट परफॉर्म होगा, जो मेरा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म होगा, तो उस टाइम पे ये सारी की सारी कंपोनेंट चेक करेगी कि कौन से कंपोनेंट में क्या है। तो जैसे उसको कोई खराबी मतलब पता लगेगी तो वो मुझे डिस्प्ले कर देगा मेरे स्क्रीन के ऊपर कि इस जगह पे क्या है, दिक्कत हो रही है, तो आपका जो सिस्टम है वो ऑन नहीं हो सकता या फिर बूट नहीं हो सकता ढंग से। तो उस टाइम पे ऐसे करके प्रॉब्लम्स आती है जब हम बूटिंग की बात करते हैं। तो अगर मान लो कि सारे के सारे कंपोनेंट ठीक हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो वो सिंपली अपना नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे वो स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बूटिंग। ठीक है, हार्ड बूटिंग, या फिर मेनली हमने मेनली जो पढ़ा था वो कोल्ड पढ़ा था ना, हार्ड को ही हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, हार्ड बूटिंग या फिर कोल्ड बूटिंग। इसके अलावा जो हमारे दूसरी हमने पढ़ी थी सॉफ्ट बूटिंग। ठीक है, मेनली हमने सॉफ्ट ये नहीं पढ़ी था, हमने सिंपल पढ़ा था कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो सॉफ्ट को ही हम क्या की जगह बोलते हैं, वार्म बूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया टेक्निक टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड साइज मेमोरी इज। अब इसको समझने के पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आजकल सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल यूज़ करते हैं। अब मोबाइल में क्या होता है हमारे पास, मान लो कि मेरा जो प्रोग्राम है, ठीक है, मैं सिंपली बोलूँ कि मेरे पास कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मुझे 4 GB की रैम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मुझे 4 GB की रैम की रिक्वायरमेंट है। पर जो मेरा फ़ोन है या फिर जो मेरा मोबाइल है, उसकी रैम कितनी है, उसकी रैम सिर्फ और सिर्फ 2 GB है। पर जो मेरे इंटरनल मेमोरी है, जो मेरे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है, वो मान लेते हैं मेरे पास 128 GB है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी मेरे पास इतनी है। अब आजकल जितने भी मेरे नए फ़ोन आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, एक फीचर आता है वर्चुअल मेमोरी का, या फिर सिंपल बोलते हैं रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आता है रैम को एक्सटेंड करने का फीचर। अब रैम को एक्सटेंड करने का फीचर क्या है, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको अपनी रैम कितनी इंक्रीज करनी है। अब मैंने एग्जांपल लिया था कि मुझे एक एप्लीकेशन रन करनी है जिसके लिए मुझे 4 GB रैम चाहिए, पर मेरे पास एक्चुअल रैम कितनी है, 2 GB मेरे पास एक्चुअल रैम पड़ी है। तो मुझे एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, 2 GB और चाहिए। तो मैं जाऊँगा रैम एक्सटेंड की सेटिंग्स के ऊपर, वहाँ पे क्या कर दूंगा, 2 GB एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा अपने उसमें। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शंस में आएगा कि आपको रैम कितनी एक्सटेंड करनी है, 2 GB, 3 GB, 4 GB, जितनी एक्सटेंड करनी है। तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे 2 GB क्या करनी है, रैम एक्सटेंड करनी है। तो उस टाइम पे ये ऐसा तो नहीं होता कि मेरी रैम पहले 2 GB थी, अब 2 GB कंपोनेंट काट कूट के 2 GB फिर से इंस्टॉल होगी, ऐसा तो नहीं होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, इसी की जो 2 GB है, इसी का जो 2 GB है, वो यूज़ कर लेते हैं हम एज अ रैम। ठीक है, इसी की 2 GB को हम एज अ रैम यूज कर लेते हैं, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब कि अब देखो एक्चुअल मेमोरी तो नहीं है, एक्चुअल एक्चुअल में ये रैम का पार्ट थोड़ी ना है। एक्चुअल में ये तो किसका पार्ट है, जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है। ठीक है, जो हमारी डिवाइस की स्टोरेज आती है ना फोन के साथ, एक्चुअल में तो ये वो स्टोरेज है। पर एक्चुअल में हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, एज अ रैम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सारा का सारा कंप्यूटर या फिर सिस्टम का जितना भी काम है वो सारा का सारा कहाँ होता है, हमारे रैम के ऊपर परफॉर्म होता है। तो अब देखो हम जो हमारे इंटरनल मेमोरी है इसको एज अ रैम यूज कर रहे हैं। तो इस टाइम पे एक कंसेप्ट हम यूज करें तो उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल मेमोरी कितनी थी, 2 GB थी, और यहाँ पे मैंने कितनी एक्स्ट्रा कर ली, 2 GB वर्चुअल मेमोरी यूज कर ली। तो बस इसी चीज को कंसेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब इस टाइम पे होगा क्या, जो मेरे इंटरनल है इसका साइज कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। एक्चुअल में हम 126 अब अपना जो इंटरनल मेमोरी है वो यूज कर सकते हैं।
और जो बाकी 2 GB है वो कहाँ किसके लिए यूटिलाइज होगी, एज अ रैम के लिए यूटिलाइज होगी। तो इस कंसेप्ट से क्या फ़ायदा मिल जाएगा कि जो मेरी 2 GB की रैम है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 4 GB का कंसेप्ट या फिर 4 GB की एप्लीकेशन है उसको अब इजीली रन कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा जो हमने अब मैंने मान लो मेरे पास जो रैम का साइज है वो तो 4 GB बढ़ गया, पर इस टाइम पे क्या होता है, जो जितने भी हमारे पास प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन का जो भी डाटा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन के डाटा को हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके यूज करेंगे। तो वही पूछा है कि जो भी हमारे पास फिक्स्ड साइज ऑफ मेमोरी हम यूज करेंगे, जब उसको डिवाइड कर देंगे मेमोरी को, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में हम क्या करेंगे, वेयर द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट। तो जो वर्चुअल मेमोरी में जितनी हम मेमोरी यूज कर रहे होंगे, और वो मेमोरी की स्थिति हुई हमारी फिक्स साइज की मेमोरी होगी। ठीक है, फिक्स साइज की मेमोरी में जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 GB तो पड़ा था, पर 2 GB में मुझे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसको यूज करना है। जैसे मान लो कि अब उसमें क्या करूँगा, 10 10 MB करके मैंने सारे के सारे जो भी उसमें स्टोरेज थी उसको यूज कर लिया। तो बस वही चीज़ पूछी थी कि जो फिक्स साइज यूज करेंगे किसमें, हमारी जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होगी उस चीज़ को पूछते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, बस वो पूछा है। तो यार ना उसको हम बोलते हैं पेजिंग। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं। अब सिंपली अब एक लाइन में मैं इस चीज़ को समझाऊं कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी थी, जब हमने उसको यूटिलाइज किया या फिर सिंपली इंटरनल मेमोरी को तोड़ के हमने अपनी वर्चुअल मेमोरी बनाई, वर्चुअल मेमोरी जो मैंने बनाई, वर्चुअल मेमोरी बनाने के बाद जो भी मैं फिक्स साइज रखूंगा, जितने मेरे एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए होंगे, जो भी मैं फिक्स साइज ऑफ मेमोरी रखूंगा, चाहे वो 10, जो सिस्टम डिसाइड करेगा कि कितना कितना मतलब प्रोग्राम लोड होना चाहिए जिससे आपको एक्सपीरियंस आपका ठीक रहे उसको यूज़ करने का, सिस्टम को यूज़ करने का। तो जो मेमोरी यूनिट में वो डिवाइड होगी हमारी वर्चुअल मेमोरी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेजिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है कंसेप्ट हमारा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है हमारा पेजिंग कंसेप्ट वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास CRC स्टैंड फॉर। CRC को हम क्या बोलते हैं, ये नेटवर्किंग में आता है। ठीक है, CRC स्टैंड फॉर हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये साइक्लिक हमारे रिटेंडेंसी चेक, तो ये हमारी फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है। और ये CRC हमारे कौन सी लेयर में आता है, हमारी जो हमारी डाटा लिंक लेयर आती है, डाटा लिंक डाटा लिंक लेयर आती है, उसमें चलता है हमारा। ठीक है, जो हम OSI मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, OSI मॉडल के कुछ 3 4 पॉइंट है कि हमारी 7 लेयर ऑफ मॉडल है। और ये हमारा क्या था, थियोरटिकल मॉडल है। ठीक है, मतलब सिंपल बोलते हैं, एक थियोरटिकल होता है एक प्रैक्टिकल होता है। ये हमारा सारा का सारा थियोरटिकल मॉडल है। इसमें बेसिकली 7 लेयर होती हैं। तो उसमें डाटा लिंक लेयर आती है हमारी सेकंड नंबर की लेयर। ठीक है, सेकंड लेयर आती है हमारी एक डाटा लिंक लेयर, DLL लिख रहा हूँ उसको, सिंपली डाटा लिंक लेयर। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेसिकली जितने हमारे पास चेक वगैरह होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी हमारा डाटा में कोई एरर वगैरह कुछ है, उन सभी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, CRC यूज़ करते हैं, बेसिकली साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं इसको। बस इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो इसके साथ ये कुछ 3 4 पॉइंट है जो एक्स्ट्रा एग्जाम पूछ जाती है कि वैसे मॉडल 7 लेयर का मॉडल है, थियोरटिकल मॉडल है, सेकंड लेयर इसकी कौन सी आती है, तो डाटा लिंक लेयर इसकी सेकंड लेयर आती है। और सेकंड लेयर के अंदर हम क्या परफॉर्म करते हैं, CRC चेक हम परफॉर्म करते हैं। और CRC की फुल फॉर्म पूछी थी तो हमारी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, वहाँ पे हमारा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो बनाने का ट्राई किया करूँगा। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।